गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला टॉपिक है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पिछले चैप्टर में आपने मोशन में पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो जिसमें एक्सेलरेशन हो, और तो उसकी फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम टी के बाद क्या हो जाएगी, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है। तो इन सब के बारे में आपने पढ़ा। इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स कैसे मोशन को अफेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट के मास, एक्सेलरेशन और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, डिफरेंट लॉज क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये दो फिगर आपको दिख रहा होगा, एक गैलीलियो गैलीलियाई का और दूसरा सर आइजक न्यूटन का। ये दोनों बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं फिजिक्स में, और मोशन के ऊपर इन दोनों ने बहुत ही वर्क किया है। पहले जो कॉन्सेप्ट था मोशन का, उन्होंने गैलीलियो गैलीलियाई ने दिया कि मोशन के लिए फोर्स का होना ज़रूरी है। बाद में जो है न्यूटन ने उसको कंट्राडिक्ट किया कि नहीं, मोशन ज़रूरी नहीं है, सॉरी, फोर्स ज़रूरी नहीं है मोशन के लिए। इन एब्सेंस ऑफ फोर्स भी मोशन हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि इस चैप्टर में हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है और लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। सो उसके पहले कुछ फिगर्स आप देखिए। ये देखिए, एक बच्चा खड़ा है, इसके ऊपर कुछ गिर रहा है, कोई फ्रूट गिर रहा है, इसको चोट लग गई। शुरुआत में आपके लिए है ये। फोर्स क्या होता है उसको समझने के लिए पहले कुछ पिक्चर्स आप देखिए। ये देखिए, एक टेबल है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको हमने फोर्स लगा के पुश किया तो ब्लॉक मूव किया। हाँ, फोर्स सफिशियंट होना चाहिए। आप दीवार को पुश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप सफिशियंट फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि दीवार मूव नहीं करेगी, करेगी। बुलडोजर से फोर्स लगाइए, मूव करेगी, है ना। तो फोर्स सफिशियंट होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है। तो अगर आप किसी ब्लॉक को पुश करेंगे तो वो मूव करेगा। इसी तरह से अगर आप किसी ब्लॉक को पुल करें तो भी वो मूव करेगा। हम्म। So a push or a pull on a body is called force. ठीक है। क्या सिर्फ इसी को फोर्स कहते हैं और किसी चीज को फोर्स नहीं कह सकते? आगे देखते हैं। ये देखिए, एक पुली है, उसके ऊपर एक रोप जो है, स्मूथ पुली है, उसके ऊपर एक रोप लगी हुई है और उसके दूसरे एंड पे एक ब्लॉक, एक मास बंधा हुआ है। आपने पुल किया तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो वो भी डिस्प्लेस करता है। इसी तरह से ये देखिए, हम बॉल जब पास करते हैं दूसरे अपने किसी कंपेनियन को, दूसरे अपने फ्रेंड को, अपने किसी फ्रेंड को, तो हम पुश करते हैं या पुल करते हैं? हम बॉल को पुश करते हैं। ठीक है। उसी तरह से आपने कैरम खेला होगा। कैरम से, स्ट्राइकर से जब आप किसी भी हिट करते हैं तो, कैरम खेला है ना आप लोगों ने? ये देखिए, कैरम खेल रहा है, स्ट्राइकर से हिट कर रहा है। ठीक, ये क्या है? पुश है। इसी तरह से हैमर से आप किसी नेल को अगर आप हिट करेंगे तो क्या होगा? आयरन नेल जो है वो ब्लॉक के अंदर पियर्स कर जाएगा, ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा। तो जो भी चीजें आपने अभी तक देखी वो क्या थे? इफेक्ट ऑफ फोर्स थे, है ना। फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक। तो बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशंस वी कैन डिफाइन फोर्स। अ बॉडी एट रेस्ट कैन बी मूव्ड बाय अ फोर्स। सिमिलरली अ बॉडी इन मोशन कैन बी स्टॉप्ड बाय ए फोर्स, है ना। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो फोर्स उसको स्टॉप भी कर सकता है। सिमिलरली ये देखिए, अ बॉडी इन मोशन कैन बी चेंज्ड इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय ए फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मोशन आप फोर्स से चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, रेस्ट में अगर कोई बॉडी है तो उसको मूव कर सकते हैं, मूविंग बॉडी को रेस्ट पे ला सकते हैं, मूविंग बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। अ बॉडी कैन बी चेंज्ड, स्ट्रेच्ड इन इट्स शेप और साइज बाय अ, ठीक है। अ बॉडी कैन बी चेंज्ड इन इट्स शेप और साइज। ठीक, इफेक्ट ऑफ फोर्स।
Revisit. A force can move a stationary body. A force can stop a moving body. A force can change the speed of a moving body. A force can change the direction of a moving body. A force can change the shape and size of a body. Now we will define the force based on the following effects. Based on the above effects, sorry. Based on the above effects. A force is an influencing agency which tend to move a stationary body or which tend to stop a moving body or which tends to change the velocity, shape or and direction of a moving body or which tends to change the shape and size of a body. ठीक है. बैलेंस्ड फोर्स. अब कुछ फोर्सेस के टाइप हमको पढ़ने हैं. पहला है बैलेंस्ड फोर्स. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है ना, तो ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं. ध्यान दीजिए बच्चों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक उसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है. तो ऐसी क्वांटिटी को आप ऑर्डिनरी नंबर की तरह ऐड नहीं कर सकते. जैसे आप 5 + 4 लिखते हैं 9 होता है, तो 5 न्यूटन और 4 न्यूटन के फोर्स का सम हमेशा 9 न्यूटन नहीं आएगा, है ना. ये 0 से लेकर के 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है. ठीक. तो वेक्टर क्वांटिटीज का जो सम होता है वो उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है. उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है. और फोर्स एक तरह का वेक्टर है, इसीलिए ऑर्डिनरी नंबर की तरह से इसका एडिशन नहीं किया जा सकता. वेक्टर एडिशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो उनका वेक्टर सम अगर ज़ीरो हो जाए, है ना, तो वो फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्स कहे जाते हैं. ठीक है. ये देखिए, आपके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है. एक टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसमें दोनों साइड में हुक्स लगे हुए हैं. उनको रोप्स से बांध करके आप दोनों तरफ से खींचेंगे. इस ब्लॉक पर दो और फोर्सेस लग रहे हैं. पहला इसका वेट जो परपेंडिकुलरली मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड है, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल का नॉर्मल रिएक्शन भी होता है जो ऊपर की तरफ होता है. ठीक. बिकॉज ये ब्लॉक ना तो ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है. इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि रिएक्शन जो है वो वेट के बराबर है. ठीक. ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, इसीलिए ब्लॉक किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है. ठीक है. अब ये जो हुक्स लगे हुए हैं इनमें दो रोप्स बांध करके अगर हम इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं ये, तो भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा. ठीक है. तो आप ये कह सकते हैं कि ये चारों फोर्सेस जो हैं ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं. इस ऑब्जेक्ट पर जो चार फोर्सेस लग रहे हैं ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं. ठीक है बच्चों. Okay. The block on the table is acted upon by many forces. Force F applied by the left hand is being balanced by the force F applied by the right hand. The weight W of the block is balanced by the reaction R on the block. ठीक है. When a body at rest is acted upon by balanced forces, the body is not displaced, that is, body remains stationary. अगर कोई बॉडी जो है वो स्टेशनरी है और उस पर बैलेंस्ड फोर्सेस आप लगा रहे हैं तो वो मूव नहीं करेगी, वो स्टेशनरी ही बनी रहेगी. दूसरा, when balanced forces act on a body moving with constant velocity, they do not produce any acceleration on the body, that is, body continues to move with the same speed and direction. ठीक है. For example, when raindrops fall from cloud at a greater height, the drops at first gain velocity due to gravity of the earth. After falling through some height, a stage called equilibrium occurs when downward weight of the drop is balanced by the upward force such as upthrust and viscous force. The net force acting on the drop will be zero and hence no more acceleration is produced on the drops. Therefore, the raindrops move with constant velocity, which was last gained by the drop just before reaching equilibrium condition. ठीक है. Can you imagine the speed of the raindrop while reaching the surface of the earth if they continue to
मूव ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर रेन ड्रॉप्स जो है लगातार एक्सिलरेटेड मोशन कर रही हों टुवर्ड्स अर्थ, मतलब बारिश की जो बूंदें हैं वो ऊपर से जब नीचे आ रही हैं तो उनमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करता है ना, उसमें एक एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू g के बराबर होती है। अगर वो नीचे तक लगता रहे, उसमें अगर एक्सेलरेशन नीचे तक लगता रहे तो उसकी वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा हो जाएगी। जो गन से बुलेट निकलती है उसकी वेलोसिटी से भी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। और बारिश में जब आप बाहर निकलेंगे ना तो बूंदें इतनी तेज पड़ेंगी आपके ऊपर कि ह्यूमन बॉडी को पियर्स कर सकती हैं, खोपड़ी में घुस जाएंगी, आदमी मर जाएगा, इतना तेज वेलोसिटी हो जाएगी उसकी। लेकिन इतनी तेज वेलोसिटी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है उसको हम समझते हैं। पहले आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, सपोज द क्लाउड्स आर एट एन हाइट ऑफ 3 किलोमीटर। मान लीजिए कि क्लाउड्स जो है वो 3 किलोमीटर की हाइट पर है, 3000 मीटर की हाइट पर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वहां से जो बारिश की बूंद गिरेगी जीरो वेलोसिटी से गिरेगी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। तो u जीरो है, v फाइनल वेलोसिटी है, h हाइट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। रख देते हैं ये। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 9.8 इंटू 3000, तो v आ जाएगा 171.5 मीटर पर सेकेंड या 617 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है बच्चों, ये बुलेट की स्पीड से ज़्यादा है। A raindrop with such a high velocity is faster than a bullet and can pierce through a human skull। खोपड़ी में घुस जाएगी आदमी के, ठीक है। Though the balanced forces cannot produce motion in a stationary body or stop a moving body, they can however change the shape of the body। ये अगला पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इतनी वेलोसिटी गेन नहीं कर पाती है रेन ड्रॉप। उसका रीजन क्या है बच्चों, कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है एयर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसको विस्कस फोर्स कहते हैं। ये वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, शुरू में रेन ड्रॉप जीरो वेलोसिटी से गिरती है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इसकी बढ़नी शुरू होगी। वेलोसिटी बढ़ने के साथ एयर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। एयर का रेजिस्टेंस जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर लो वेलोसिटी, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है फॉर मॉडरेट वेलोसिटी, और स्क्वायर वेलोसिटी के nth पावर के प्रोपोर्शनल होता है फॉर वेरी हाई वेलोसिटीज। मतलब ये है कि वेलोसिटी जितनी ही ज़्यादा होगी एयर का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ड्रॉप पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ मास, नीचे की तरफ वेट, और ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स जो वेलोसिटी के साथ बढ़ता जा रहा है। वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेलोसिटी के साथ बढ़ता जा रहा है। एक और फोर्स लगता है बच्चों, उसको कहते हैं अपथ्रस्ट। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से आप अपथ्रस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में है तो अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड डिस्प्लेस करता है, ठीक है। और जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा उस फ्लूइड के वेट के बराबर उसके वेट में कमी आ जाती है, ठीक है। मतलब जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसका वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो 10 सेंटीमीटर क्यूब फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। 10 सेंटीमीटर क्यूब फ्लूइड का जितना भी वेट होगा उसके बराबर वेट उसका कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, है ना। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक बॉल है, बॉल का एयर में वेट मान लीजिए 100 ग्राम है। आपने उसको पानी में डुबो दिया, बॉल बॉल ने 50 ग्राम पानी डिस्प्लेस कर दिया, तो पानी में उस बॉल का वेट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50 ग्राम। समझ गए। तो ये जो इसको कहते हैं अपथ्रस्ट, ये जो फोर्स लगता है, जो वेट में कमी आ जाती है, इसको कहते हैं अपथ्रस्ट। ये एक तरह का फोर्स होता है जो वेट के अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। तो बूंद जो है अपने वॉल्यूम के बराबर एयर डिस्प्लेस करेगी, तो उस एयर का जो मास होगा उसके बराबर भी इसके वेट में कमी आ जाएगी, है ना। और वो भी ऊपर की तरफ वर्क करता है। तो ऊपर की तरफ दो फोर्स हो गए, एक अपथ्रस्ट हो गया, दूसरा हो गया विस्कस फोर्स। अपथ्रस्ट कांस्टेंट होता है, विस्कस फोर्स वेलोसिटी के साथ बढ़ता है। इसका मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स है, जैसे जैसे रेन ड्रॉप की वेलोसिटी बढ़ेगी ऊपर की तरफ वाला फोर्स बढ़ेगा। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि अपवर्ड फोर्स जो है, जो अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स का सम है, वो रेन ड्रॉप के वेट के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गए, तीनों फोर्स बैलेंस्ड हो गए। अब रेन ड्रॉप पर कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई, है ना।
जब उस पर फोर्स ही नहीं लगेगा तो फर्दर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज तभी होता है जब फोर्स लगेगा, और बैलेंस फोर्सेस जब हैं तो इसका मतलब रिजल्टेंट उनका जीरो हो गया। ठीक है, अब रेन ड्रॉप पर कोई फोर्स ही नहीं है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और जो भी वेलोसिटी उसने गेन किया है उस टाइम तक उसी वेलोसिटी से फिर वो नीचे की तरफ आएगी, फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ गए? तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि नेचर ने हमें कितना प्रोटेक्ट किया है, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर एयर नहीं होती तो ये रेन ड्रॉप्स इतनी तेजी से अर्थ पे गिरती कि गोली की तरह से, जैसे बुलेट लगती है उस तरह से लगता है, लेकिन नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है कि रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक ही हो पाती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए। नेक्स्ट जो है, बैलेंस फोर्सेस किसी भी स्टेशनरी बॉडी को रेस्ट पे, स्टेशनरी बॉडी को मूव नहीं कर सकते या मूविंग बॉडी को रेस्ट पे नहीं ला सकते, लेकिन वो शेप या साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन ए बॉल इज प्रेस्ड बिटवीन द हैंड्स द फोर्सेस आर बैलेंस्ड बट द बॉल इज चेंज्ड इन इट्स शेप एंड साइज। आप बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगा करके जब प्रेस करते हैं तो बॉल मूव नहीं करती है, लेकिन उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्सेस शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये पिचक गई। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces. Unbalanced forces can move a stationary body or they can stop a moving body. When we talk a force acting on a body, we usually mean an unbalanced force. जब हम कहते हैं कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब हम अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। बैलेंस फोर्सेस मतलब नो फोर्स, बैलेंस फोर्स मीन्स नो फोर्स, है ना। आप ये समझ लीजिए कि बैलेंस फोर्स का कोई काइनेटिक इफेक्ट नहीं होता है ना, सिर्फ काइनेटिक इफेक्ट होता है अनबैलेंस फोर्स का। ये हवाई जहाज है, आप जानते हैं, इसमें जो है 4 फोर्सेस लगते हैं, थ्रस्ट आगे की तरफ, ड्रैग पीछे की तरफ, लिफ्ट ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो लिफ्ट होता है वो वेट से ज़्यादा होता है तभी ऊपर की तरफ उठता है, और थ्रस्ट जो है वो ड्रैग से ज़्यादा होता है तभी एरोप्लेन आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसमें जो ऊपर की तरफ और आगे की तरफ फोर्स लग रहे हैं वो पीछे की तरफ और नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस से ज़्यादा होते हैं, तभी ये ऊपर उठता है और आगे की तरफ बढ़ता है। When the total force on the plane is in one direction, the force is called unbalanced force. An unbalanced force changes the motion of the plane. For instance, when thrust is greater than drag, it is the unbalanced force that causes the plane to speed up or accelerate. In addition, as the velocity of the plane increases, the lift force increases and becomes the unbalanced force that causes the plane to fly. ठीक है, ये देखिए, वेट नीचे को, रिएक्शन ऊपर को, तो वेट और रिएक्शन तो बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को, लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है ये अनबैलेंस्ड है ना। फ्रिक्शन भी लगता है बच्चों, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है और इस तरह से मूव करता है कि उनकी सरफेस कांटेक्ट में हो, तो एक फोर्स लगता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, देयर इज a relative whenever there is a relative motion between two surfaces in contact, an opposing force comes into play. This force is called frictional force. ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, स्मॉल f, अगर ये अप्लाइड फोर्स से कम है तो इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है और बॉडी मूव करने लगेगी इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। टेबल पर ही आप फोर्स लगाइए हल्का सा, टेबल मूव नहीं करेगी। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में टेबल आगे की तरफ मूव करने लगेगी। करके देखिए, weight of the block is balanced by the reaction by the table on the block.
as long as the applied force is less than the frictional force, the block is not moved. When the applied force is just equal to the friction, the body may move with uniform velocity. When the applied force is greater than the friction, the body moves with acceleration. ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये बच्चों हम कल पढ़ाएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।